हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। अब उसी के आगे ना ये और एप्लीकेशंस हम ले रहे हैं। जैसे यहां तक हमने कर लिया। अब ये एक वाटर का आइस का कंसेप्ट ले रहे हैं। वाटर आइस कुछ और साथ साथ ओरल सीखते जाना। जैसे हमारे पास जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये बड़ा मतलब लिविंग बींग्स के लिए बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट है। लिविंग बींग्स के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। ये ओरल वैसे ध्यान रखना, जो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता जैसे वाटर है तो हमारा 70 to 80% जो लिविंग बींग्स में बॉडी वेट है वो वाटर का है, ठीक है। तो वाटर को वो लिक्विड स्टेट में रखता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ना होते तो क्या होता, तो वाटर लिक्विड स्टेट में की बजाय गैसियस स्टेट में आ जाता। तो इसका इवेपोरेशन रेट बहुत हाई हो जाता, ठीक है। तो इवेपोरेशन हमारी बॉडी में से, तो फिर हमारी बॉडी की एग्जिस्टेंस ही ना होती। तो ये लिविंग बींग्स की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरत है इसका हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो वो ध्यान रख लेना। फिर जैसे वाटर आइस की फॉर्म में हम बात करते हैं, ठीक है। तो वहां पर इसकी एक साथ में जो एप्लीकेशन है वो आप डेंसिटी से रिलेट करते हैं। डेंसिटी तो एक बड़ा सा फेमिलियर सा क्वेश्चन होता है, व्हेन द वाटर डेंसिटी इज मैक्सिमम। वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी, इससे ऊपर जाओ तो भी कम होती है, नीचे जाओ तो भी कम होती है। तो हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर जो है वो केज लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है, ठीक है। इसको केज लाइक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है वाटर का, ठीक है। तो जैसे इसमें इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है, तो ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है। ऐसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स, ठीक है। ये सारे चलते जा रहे हैं ऐसे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स, ठीक। तो अब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है। ये क्या चलिए पीछे हमने किया ही था, वाटर के मैक्सिमम कितने बनते हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। ये चलता जा रहा है। इसको केज लाइक स्ट्रक्चर बोल देते हैं, पिंजरा जैसे, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होता है। तो इट इज केज लाइक स्ट्रक्चर। तो आइस के अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये अब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, ठीक है। अब जो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, कभी भी रेफ्रिजरेटर में आप वाटर डालें तो जो उसकी आइस बनती है ना, तो वो एक्सपैंड करती है। तो इस केज लाइक स्ट्रक्चर का मोर वॉल्यूम होता है, ठीक है। आपने सेम वाटर लिया 1 kg, अब वॉल्यूम कंसेप्ट में करेंगे तो 1 kg वाटर का वॉल्यूम लेस होता है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, क्योंकि वो एज से केज लाइक स्ट्रक्चर से एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर बना लेता है। इसके बीच में ये गैप्स बन जाते हैं, तो इसका मोर वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम मोर हो गया तो डेंसिटी कैसे हो जाएगी, लो। तो आइस की लो डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी ऑफ आइस कंपेयर टू वाटर। आज हाइड्रोजन बॉन्ड के सारे एप्लीकेशंस कर लेंगे, इंटरेस्टिंग। फिर नेक्स्ट हमारा लेक्चर डायपोलमेंट, सॉरी उस पे बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड स्ट्रेंथ्स पे रहेगा एक लेक्चर। फिर हमारी एक लास्ट डिटेल थ्योरी रहती है, एमओ थ्योरी। फिर थोड़ा सा रेजोनेंस पार्ट होता है। तो कुछ लेक्चर्स हैं, एक एमओ थ्योरी बड़ी है, रेजोनेंस पे 1-2 लेक्चर लगेंगे। नेक्स्ट वीक में होपफुली केमिकल बॉन्डिंग के मेन कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो लो डेंसिटी ऑफ आइस कंपेयर टू वाटर, ठीक है। तो वाटर का जो डेंसिटी है, तो आप पहले ऐसे देखना, वाई आइस हैज लोअर डेंसिटी, राइट, कंपेयर टू लिक्विड वाटर, ठीक है। तो पहले तो इतना एक्सप्लेनेशन देखना। तो आइस का लोअर डेंसिटी क्यों है, दिस इज बिकॉज ऑफ केज लाइक स्ट्रक्चर, इट फॉर्म मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो केज लाइक स्ट्रक्चर का एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर होता है, इट हैज मोर वॉल्यूम मींस लोअर डेंसिटी, दैट इज व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर।
और वाटर। एक ना ये जैसे ये सॉलिड होता है, उसी का सॉलिड है, ये लिक्विड है। इसी का एक साथ साथ ऑब्जेक्टिव में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है D2O, ड्यूटेटेड वाटर इसको बोलते हैं, मतलब यहाँ 1H2 वाला आइसोटोप हो गया। इसका ऐसा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर नहीं बनता, तो D2O जो होता है वो सिंक कर जाता है, ये सॉलिड इसका सिंक कर जाता है इन इट्स लिक्विड। तो वो एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं पे आता है, व्हाई D2O sinks in liquid, it's liquid, but water solid या ice floats on its surface. This is because ice has more volume compared to the liquid water, but D2O is not, वो सिंक कर जाता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होता है, अब हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखना है मैक्सिमम डेंसिटी। अभी क्या होता है, जब आप इसको हीट करने लगते हैं तो फिर ये केज लाइक, अब 0 डिग्री सेल्सियस से आप ऊपर चल रहे हो और इसको 1-2 डिग्री ऐसे 4 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए, तो वहां तक क्या होता है, जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चलते हैं ना, तो उस समय ये केज लाइक स्ट्रक्चर ऐसे टूटने लगता है, इसको कहते हैं ओपन्स अप। ये केज ब्रेक करता है, इट गेट्स ओपनड अप। ओपन होने से ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है, कुछ क्रॉस लिंकेज भी होती है, लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, कुछ क्रॉस भी बने होते हैं, बट केज ओपन होने लग जाता है। और इसका केज जो मैक्सिमम ओपन होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर क्या होती है, जो ये लीनियर चेन होती है ये क्लोज आने लग जाती है, ऐसे केज खुलता है तो ये आपस में क्लोज आने लग जाती है चेन्स, तो इनका क्लोजनेस होता है। क्लोजनेस होने से क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम है, अब जैसे डेंसिटी हम पढ़ते थे मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वापस कम होने लगता है, तो डेंसिटी बढ़ने लगती है, ठीक है। ये प्रोसेस 4 डिग्री सेल्सियस तक चलता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम केज जो होता है ना वो ओपन आउट हो जाता है, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल जो है दे कम क्लोजर, वाटर मॉलिक्यूल कम्स क्लोजर, ठीक है। मैक्सिमम ऐसे ध्यान रखना, उसकी मैक्सिमम क्लोजनेस हो जाती है, तो वहां पर डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। उल्टा चलो तो ये आइस केज लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहा है, डेंसिटी लोअर होती जाएगी। इधर चल रहे हो तो डेंसिटी हायर होती जाएगी, ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। वैसे अगर 4 डिग्री सेल्सियस से अबव चलते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस से अबव, ठीक है, फिर डेंसिटी फिर घटने लग जाती है, ये भी ध्यान रखना। तो 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर जाते हो आप तो डेंसिटी फिर डिक्रीज करने लगती है। वहां जो डिक्रीज करने का रीजन होता है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, या फ्यूचर में गैसेस स्टेट में पढ़ेंगे डिटेल में काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स से वाटर के मॉलिक्यूल दूर दूर होने लगते हैं, फिर इसके बॉन्डिंग टूटने लग जाते हैं, फिर वॉल्यूम एक्सपैंड करता है और डेंसिटी लो हो जाती है। तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी रीजन होता है जो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करता चला जाता है। जैसे आप 100 डिग्री सेल्सियस चले जाए तो गैसेस स्टेट में ही आ जाता है वाटर, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे सॉलिड में है, 0 से ऊपर आपका लिक्विड स्टेट में है, 0 to 100 लिक्विड स्टेट में है, 100 से ऊपर गैसेस स्टेट में रहता है, वहाँ काइनेटिक एनर्जी काम करती है। तो 4 डिग्री पे डेंसिटी इसकी मैक्सिमम होती है, 0 डिग्री के ऊपर इसकी डेंसिटी लोअर हो जाती है। That is why ice floats over the surface of water due to its cage-like structure, which forms the expanded structure. और 0 to 4 पे ये केज ब्रेक होने लग जाता है, केज ब्रेक होता है तो इसकी डेंसिटी आपकी वापस इंक्रीज करने लगती है, which continues up to 4 डिग्री सेल्सियस। Maximum cage gets opened up, water molecule come closer. That is why the density start increasing, ठीक है। तो डेंसिटी आपकी बढ़ने लग चली जाती है वाटर की। और अगर 4 डिग्री सेल्सियस से फर्दर अपर जाते हैं तो उस समय काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करने लग जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करती है तो वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट करने शुरू कर देती है, जिससे फिर वो मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगते हैं, वॉल्यूम एक्सपैंड करता है तो डेंसिटी फिर कम होने लग जाती है, ठीक है। मेन आपको इसमें आइस का ध्यान रखना, केज लाइक स्ट्रक्चर का, ठीक है। फिर एक हम इसमें 1-2 और एप्लीकेशन लेते हैं, फिर 1-2 और ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है लास्ट में। जैसे अभी एक कंसेप्ट सॉल्युबिलिटी का आ जाता है, सॉल्युबिलिटी जैसे खास करके आपने ये सुना होता है वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर कैन डिसॉल्व, वाटर वैसे तो पोलर है,
जैसे ये ऐसे, इसको बोलते हैं वाटर इज डायपोलर, OH2। ये डायपोलर है, ठीक है, इसको डायपोलर रीड करते हैं। जहां पर ऑक्सीजन तो है नेगेटिव पोल, H जो है वो पॉजिटिव पोल है, तो इसको बोलते हैं डायपोलर, ठीक है। तो वाटर क्या करता है, मोस्ट ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता, इनको डिसॉल्व कर लेता, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास आती है लाइक HF, अमोनिया, ठीक है, अल्कोहल्स लाइक जनरल ROH लिख देते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऐसे होते हैं अमीन्स, उनको लिखते हैं RNH2। फिर कुछ एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह भी ऐसे, बट जैसे ईथर्स हैं दे आर नॉट ऐसे, ईथर्स, ठीक है। जो ईथर्स हैं ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, इनको ऐसे लिखते हैं ROR, वह H नहीं होता, इसको एब्सेंस ऑफ H कहते हैं। ये सारा फ्यूचर में ऑर्गेनिक में डिटेल में आता है, तो मैं सेट बाय सेट स्टार्ट करता हूँ। जैसे पहले आपको सोल्युबिलिटी का कंसेप्ट देखना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ स्पेशली कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, चाहे उनकी आपस में हो चाहे वाटर में हो, ठीक है, themselves or in water is due to intermolecular H bonding। तो वो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास इस तरह के एग्जाम्पल आ जाते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज, ठीक है। ये वैसे तो कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, आयनिक तो वाटर में डिसॉल्व हो ही जाते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड, बट वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। दिस इज बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। अभी हालांकि स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हम इनके, तो ये H बॉन्डिंग के कारण होते हैं। तो H बॉन्डिंग जो होती है वो उनको सोल्यूबलाइज करती है इंटरमॉलिक्यूल। जैसे इनमें तो आप देख ही सकते हैं ऐसे HF, साथ में ऐसे वाटर HOH, इंटरमॉलिक्यूल प्लस माइनस प्लस माइनस। अल्कोहल लो तो आप ऐसे लिख सकते हो HOR, ऐसे HOH, ये वाटर है, ठीक है। तो अल्कोहल जो है वो वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है। अल्कोहल वाटर में क्या है, सोल्यूबल। जैसे लोग ड्रिंक करते हैं तो वाटर डाल के उसको लेते हैं, सोडा वाटर वगैरह, तो अल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू H बॉन्डिंग, ठीक है। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह भी पानी में ये सोल्यूबल होते हैं, अमीन्स वगैरह सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। अमोनिया अमीन्स को करो तो ऐसे कर लेते हैं NHR वगैरह। तो फ्यूचर में इनका डिटेल पढ़ोगे आप, ठीक है। जैसे फ्यूचर में आप इस तरह के पढ़ोगे, लाइक जैसे वैसे ध्यान रख लेना, जो ईथर्स है ये सॉल्यूबल नहीं होते, ठीक है। ईथर्स वाटर में जनरली या बहुत लो सोल्युबिलिटी होती है, क्योंकि वहाँ H खत्म हो जाता है, इनकी काफ़ी लो सोल्युबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ H। ऐसे ही एक टर्शियरी मीन्स होते हैं, उनको ऐसे लिखते हैं NRR। हालांकि अभी ये ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको, फ्यूचर में 12th में आ जाता है, सब ऑर्गेनिक में आ जाता है। तो ये R की वजह से बहुत कम सोल्यूबल होते हैं वाटर में। तो जहाँ पर HONF आ जाएगा, ऐसे H हो जाए सामने ONF आ जाए, तो वो सोल्यूबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो ये ऐसे कोई भी आपके पास आ जाए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये पानी में कोई सोल्यूबल है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। HF अमोनिया, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, ऐसे कुछ एल्डिहाइड कीटोन्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल। अभी आपको स्टेटमेंट वाइज याद रखना है, ये ऐसे एक दो स्ट्रक्चर वाइज आप कर सकते हो। तो ये क्यों पानी में सोल्यूबल है, दिस इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है। एक इन तीनों में से एक ऑब्जेक्टिव दिखा देता हूं आपको, बड़ा प्यारा ऑब्जेक्टिव होता है वो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो HF या जो ऐसे होता है HF, अमोनिया और वाटर, जो वाटर और HF होता है ना, इसकी जो H बॉन्डिंग होती है वो जिगजैग फॉर्म में होती है, ये बस आपको याद रखना है ऐसे।
ठीक है, जिगजैग फॉर्म में होती है ये। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग, जैसे आप ऐसे ध्यान रख लें, ऐसे जिगजैग में चलता रहता है, फिर जैसे ये बॉन्ड चल रहे हैं, फिर ऐसे चल रहा है, ऐसे, इसको जिगजैग कहते हैं। मतलब ये लीनियर नहीं होती, लेकिन जो अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो लीनियर बनाता है ऐसे, NH2 इसकी बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये सिर्फ आपका लर्न वर्क है ऐसे। तो वहां क्वेश्चन होता है आउट ऑफ द अमोनिया, वाटर एंड HF विच फॉर्म द लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑल द थ्री, दिस। तो वहां आपको अमोनिया ध्यान रखना, अमोनिया इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग से लीनियर स्ट्रक्चर बनाती है। ये ऐसे होता है वैसे, फिर ऐसे चलता रहता है। ये है ना, तो ऐसे चलता रहता है। इधर H, ठीक है। तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाती है, लीनियर। उन दोनों का जिगजैग रहता है, जैसे HF का भी ऐसे जिगजैग। तो वो आपको सिर्फ ये लर्न वर्क करना है, साथ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच फॉर्म द लीनियर स्ट्रक्चर ड्यू टू H बॉन्डिंग, ठीक है। एक दो और केसेस हैं, वो दिखा रहा हूं। एक ऑब्जेक्टिव और आ जाता है, जनरल तो हमारे हो ही गए। सॉरी, एक ना वर्ड ये विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन होती है, एंड सरफेस टेंशन, तो ये लास्ट 2-3 पॉइंट हो रहे हैं इसके। फिर एक अच्छे से, हालांकि ये सब 12th में फिर डिटेल में आते हैं, मैलिक एंड फ्यूमैरिक एसिड, एक ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट रहता है कॉम्पिटिटिव में। एक ऑर्थोबोरिक एसिड का कॉन्सेप्ट रहता है। ये 2-3 कॉम्पिटिटिव के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, थोड़े एडवांस लेवल टाइप के। फ्यूचर में तो आप इंसुलेटेड ऑर्गेनिक में बहुत सारे देखेंगे, बहुत सारा पार्ट ये फिर ऑर्गेनिक में जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। एक ना जैसे विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन है, जैसे विस्कोसिटी में हमारा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ऐसे एक होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। अभी सरफेस टेंशन वगैरह समझाए, इसको बाद में देंगे, बस एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ऐसे एक मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरोल, मैंने ऐसे 3 मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। ये कार के रेडिएटर्स में डालते हैं इसको वाटर के साथ, ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसको ग्लिसरोल बोलते हैं, ग्लिसरीन। घर पे आप ग्लिसरीन यूज करते हैं, ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन की बोतल को ऐसे उल्टा करते हैं ना, तो आपके मुंह से एक आवाज आती है, गाना निकलता है ऐसे उल्टा करके, तो कहते हैं ओहो आजा, ओहो आजा। दैट मीन्स इट इज क्वाइट थिक, वो काफी थिक है, गाढ़ा है। इसी को हम विस्कस कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी आगे गैसेस स्टेट में पूरा 1 घंटे का लेक्चर है हमारा। अभी तो आपको सर मीनिंग समझना है। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, जैसे सॉस को उल्टा करते हैं तो वो नहीं निकल पाती। ग्लिसरीन पे अभी हमने ध्यान रखना है। तो ग्लिसरीन, ग्लिसरोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये सभी विस्कस लिक्विड्स हैं। विस्कस लिक्विड्स क्यों है? क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होती है। इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग। जो एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग है वो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन को बढ़ा देती है। तो सरफेस टेंशन फ्यूचर में एक्सप्लेन कर देंगे, अभी आप चाहे विस्कोसिटी याद रखना। तो वाई ग्लिसरीन, सल्फ्यूरिक एसिड, alcohol, ethylene glycol, are highly viscous liquids, or they have high surface tension. Why so? This is because of extensive amount of H bonding. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप देखना चाहो तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे होता है, जैसे H2SO4। कभी कभी आपको काम भी आ सकता है, ये फ्यूचर में है सब डिटेल में। जैसे ये एक सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है H2SO4, ऐसे आप एक और बना सकते हैं सेम, सल्फर।
सी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इनमें ये इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है आपस में, वो बहुत स्ट्रांग वाली हो जाती है, ये चलती रहती है। ऐसे इथिलीन ग्लाइकोल में वो 3Ds में होते हैं स्ट्रक्चर सारे, ऐसे पॉजिटिव है फिर नेगेटिव पोल है, नेगेटिव पॉजिटिव, जहां बन रहे हैं वहां आप नेगेटिव पॉजिटिव दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में होता है खास करके, तो ये काफी गाढ़ा होता है, इसको ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से भी जानते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू हाई एच बॉन्डिंग, हाईली विस्कस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो हाईली विस्कस लिक्विड्स होते हैं वो एच बॉन्डिंग की वजह से, तो वो इनको एसोसिएट करके रखते हैं, ठीक है। एक दो ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव के लिए है, मेन तो आपकी सारी ये है। फिर सिमिलर आप ऐसे कोई भी इस तरह का एग्जाम्पल डिफरेंट भी आए तो आप देख सकते हैं, तो वो आप वहाँ पर कह दें कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस तरह से रिलेटेड आता है अगर आपको, ठीक है। ये एक दो कॉम्पिटिटिव के और एक्स्ट्रा है। एक ये ना ऑर्थोबोरिक एसिड का एग्जाम्पल आता है, हालांकि अभी मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ, फ्यूचर के अंदर ये डिटेल में अलग अलग चैप्टर में पढ़े हुए हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड ये जैसे डिटेल में फ्यूचर में है। ऑर्थोबोरिक एसिड जो होता है ना, अगर इसको आप वाटर में डालते हो तो वाटर से एक्सेप्ट करके ये ऐसे कर देता है BOH4 नेगेटिव प्लस H प्लस, इसको लुईस एसिड कहते हैं फ्यूचर में हम। ये प्रोटॉन देता है वाटर में से हाइड्रोक्सिल को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, और फिर ये प्रोटॉन देता है। इसको इसका एसिडिक करेक्टर कहते हैं, लुईस एसिड करेक्टर, एनफेक्ट इसका 1 होता है, लुईस एसिड करेक्टर। फ्यूचर में इसका बड़ा प्यारा डिटेल है, इसके 15-20 क्वेश्चन होते हैं पी ब्लॉक के अंदर, बोरोन फैमिली के अंदर, वहां भी इसका फुल डिटेल करते हैं। अब मैं हल्का सा दिखा रहा हूँ, एक आधी जगह आपको ऑब्जेक्टिव में दिख जाएगा। तो इसके अंदर एसिडिक करेक्टर होता है ऐसे, तो ये प्रोटॉन देता है, ठीक है। जब इसको इन वाटर आप डाल देते हो ना, तो ये पुअर एसिडिक करेक्टर शो करता है पानी के अंदर, तो ये चीज नहीं हो पाती राइट वाली। लेकिन अगर इसको इन इथिलीन ग्लाइकोल लेते हो सॉल्वेंट, तो फिर ये वाला काम कर लेता है ऐसे, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड का काम करता है, राइट। तो जब इसको वाटर में डालते हैं ना, बस ओरल सीख लेना, अभी वाटर में डालते हैं ना, तो वाटर क्या करता है, इससे एच बॉन्डिंग कर लेता है ऑर्थोबोरिक एसिड से। तो वो ना एक हेक्सागोनल लेयर्स बनाता है, जैसे ग्रेफाइट की हेक्सागोनल लेयर्स होती है, तो हेक्सागोनल लेयर्स को क्रिएट करता है फिर वो, और इसके साथ स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग बना लेता है। तो एच बॉन्डिंग वाटर के साथ ऑर्थोबोरिक एसिड का एच बॉन्डिंग होता है, वो हेक्सागोनल लेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो फ्यूचर में कभी डिटेल में सिखाएंगे भी। तो स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग के कारण वहां पर इसका जो प्रोटॉन का रिलीज है ना, दैट बिकम्स डिफिकल्ट। बस अभी आप ऐसे ध्यान रख लेना। तो विद वाटर इट फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग विच फॉर्म हेक्सागोनल स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग, द रिलीज ऑफ प्रोटॉन बिकम्स डिफिकल्ट। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक इथिलीन ग्लाइकोल, वहां ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं होता इसका, उसमें सॉल्युबिलिटी भी नहीं है और इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग भी नहीं है, तो वहां ये अपना प्रोटॉन आराम से रिलीज कर लेता है, ठीक है। तो वाटर के साथ इसकी एच बॉन्डिंग होती है, तो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये इसका ऑर्थोबोरिक एसिड का होता है। ऑब्जेक्टिव स्पेशल थोड़ा सा एडवांस लेवल में, एक ये मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड का बस लास्ट केस ले रहे हो, फिर ये लगभग ऐसे हो जाते हैं एच बॉन्डिंग, फिर आप देख सकते हो। एक मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड, ये ना सिस और ट्रांस आइसोमर होते हैं ऐसे, ये सब ऑर्गेनिक में आपको डिटेल में देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है इसमें, COOH, इधर H होता है, ठीक है। वैसे इसको जैसे इसका नंबरिंग करें तो ऐसे होता है 1 2 3 4, वैसे इसका नाम है ब्यूट 2-ene 1,4 डायोइक एसिड, जो फ्यूचर में आप ऑर्गेनिक में डिटेल में सीखोगे, ठीक है। तो ये इसका नाम है ब्यूट 2-ene 1,4 डायोइक एसिड। अब इसके दो आइसोमर होते हैं, सिस एंड ट्रांस। जैसे ये इसकी सिस फॉर्म है, इसको सिस बोलते हैं, सिस ब्यूटोइनेक्स, ठीक है। उसको कॉमन नेम में मैलिक एसिड बोलते हैं,
लास्ट एप्लीकेशन मैलिक एसिड, ठीक है। इसी का दूसरा भाई होता है, उसको फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं इसे, वो इसका ट्रांस केस होता है, COOH, here is COH, ऐसे वो कैसे बना सकते हैं, इधर H इधर H, ठीक है। इसको ट्रांस ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड कहते हैं, ट्रांस। ये ट्रांस वाले को फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। ऑर्गेनिक में फिर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत सारी एप्लीकेशन फ्यूचर में देखते हैं, ऐसे वो ज़्यादा चलती रहती है बाय डिफॉल्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कर रहा है वो कर रहा है, उसकी कुछ एप्लीकेशन ज़्यादा दिखाएगी इंटरेस्टिंग। तो ये लास्ट बस है, तो लगभग आपकी एप्लीकेशन हो जाते हैं इससे। फिर इसी तरह से ही सारी चलती रहती है, फ्यूचर में एग्जाम्पल आते हैं। इनका ना एसिडिक करेक्टर होता है ऐसे, जैसे ये सिस जो मैलिक एसिड है ना, मैलिक एसिड ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कंपेयर टू फ्यूमेरिक एसिड। तो मैलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू द फ्यूमेरिक एसिड। अभी मैं यहीं से जिससे दिखाता हूं, ये ना यहां से प्रोटॉन रिलीज करता है ऐसे, ये भी ऐसे प्रोटॉन रिलीज करता है, इसको एसिडिक करेक्टर कहते हैं, रिलीज ऑफ प्रोटॉन। इससे इसका आयन बनता है जिसको मैलिएट आयन बोलते हैं, मैलिएट आयन। जैसे सी शॉर्ट में थोड़ा दिखाता हूँ, CH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, COH, इसको ऐसे दिखा देते हैं, उल्टा सीधा कैसे भी दिखा सकते हो, स्पेस में होते हैं, ठीक है। तो लाइक COH, ठीक है। तो जिसका मैलिएट आयन होता है ना, इसके कार्बोक्सिलिक एसिड एक साइड पे होते हैं, तो जैसे ही मैलिएट आयन बनता है ना, तो इसके बीच में इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। सेम चीज इसमें क्रॉस होते हैं, इसके आयन में वो चीज नहीं होती, ठीक है। फिर ये इससे प्लस प्रोटॉन लिख देते हैं ऐसे, प्रोटॉन, इसने प्रोटॉन रिलीज किया, ये रिलीज किया, तो मैलिएट आयन बन गया, इसको कहते हैं मैलिएट आयन, ठीक है। मैलिएट आयन स्टेबलाइज हो जाता है, ये इसको बोलते हैं गेट स्टेबलाइज्ड बाय H बॉन्डिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसका जो रिलीज ऑफ प्रोटॉन है दैट बिकम्स इजी। एक आगे फ्यूचर में आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ोगे, तो अगर हमारा प्रोडक्ट स्टेबलाइज्ड होता है प्रोडक्ट, तो वो रिलीज जैसे ये प्रोटॉन रिलीज करे दैट बिकम्स इजी। तो इससे इसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। मतलब अभी आप ऐसे समझ सकते हैं, द रिलीज ऑफ प्रोटॉन इज मोर इजियर इन केस ऑफ मैलिएट आयन, है दोनों ही ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड, एक उसका मैलिक एसिड है, एक फ्यूमेरिक एसिड है, एक सिस है, एक ट्रांस है। जो सिस होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू ट्रांस, क्योंकि सिस प्रोटॉन ज्यादा आसानी से रिलीज कर लेता है, क्योंकि इसका जब एनायन बनता है वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है, मैलिएट आयन गेट स्टेबलाइज्ड बाय H बॉन्डिंग। बट की लेकिन जो फ्यूमेरिक एसिड है वो भी रिलीज करता है प्रोटॉन, लेकिन उसका फ्यूमेरेट आयन जो होता है वो ज्यादा स्टेबलाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नहीं होता। तो ये वैसे खैर ऑर्गेनिक के हैं इस तरह की एप्लीकेशंस, एंड मेनी मोर एप्लीकेशंस कम्स इन द ऑर्गेनिक लाइक दिस वन। तो वहाँ हम डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। तो अभी आप इतना स्टडी करना, ये सारा H बॉन्डिंग था और उसकी एप्लीकेशन थी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा रहेगा आपके पास बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर हमारा एक रेजोनेंस का छोटा टॉपिक है, तो 2 लेक्चर इस पे रहेंगे, फिर 2 लेक्चर या 3 लेक्चर के करीब हमारे रहेंगे एमो थ्योरी के ऊपर, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वो हमारा मेन पार्ट है, हाईली कॉम्पिटिटिव। जैसे इस चैप्टर के 2 मेन टारगेट है, वैसे तो ये छोटे छोटे सारे ही पॉइंट्स हैं, 20-25 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के H बॉन्डिंग के भी मिल जाएंगे। जो ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे, वो 2 हैं जो इस चैप्टर के मेन जान है, इधर से शेप्स, हाइब्रिडाइजेशन, इधर से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये 2 के बीच में बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स सारे बॉन्डिंग्स के हम सीख रहे हैं। बाकी ये बॉन्डिंग जो आप सीखते हो ये फ्यूचर में ऑर्गेनिक में, पी ब्लॉक में, अलग अलग चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाता है वहाँ, क्योंकि हम स्केलेटन्स पे बॉन्डिंग्स को सीखते हैं। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ सीख लिए होते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।